नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाई गई ईद उल फित्र। सदर जमहूरिया, वजीर आजम मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर ने दी मुबारकबाद। वजीर आजम ने ईरानी सदर से फोन पर की बात। नरेंद्र मोदी ने खित्ते में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की। महंगाई से हर एक की जेब पर पड़ेगा असर। राहुल गांधी का तासुर। अपोजिशन लीडर ने रुपए के गिरते कदर पर भी हुकूमत को बनाया निशाना। ममता बनर्जी ने हुकूमत पर SIR के जरिए वोट का हक छीनने का लगाया इल्जाम। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल की इलेक्शन कमीशन पर भी शदीद तनकीद। बीजेपी ने बंगाल में अलामती तशद्दुद कर दिया। मनोज झा का दावा। RJD लीडर ने चीफ मिनिस्टर और रियासती इंतजामिया को साइडलाइन करने की कोशिश का भी लगाया इल्जाम। ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म करने पर गौर। मैं फौजी कार्रवाइयों के मकसद को पूरा करने के करीब हूं, अमरीकी सदर का बयान। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिद में खुशो खुजू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की। अहले इस्लाम ने मुल्क और दुनिया में अमन सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद, हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह और दीगर मकामात पर नमाज ईद के बड़े रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौके पर उलमा इकराम ने अपने खुतबात में रमज़ान के समरात, ईद के पैगाम, बाहमी इत्तेहाद और उखुवत व मोहब्बत और भाईचारे पर जोर दिया। माह रमज़ान की तरह दीगर महीनों में भी नमाज अदा करने मुसलमानों पर जोर दिया गया ताकि अल्लाह को राज़ी करवा सके। नमाज ईद उल फित्र के मौके पर हसास इलाक़ों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुसलमान बहनों और भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये त्यौहार ज़ब्त नफ्स, खिदमत, खैरात और महरूम तबकात के तई हमदर्दी का दर्स देता है। आइए इस मौके पर हम समाज और मुल्क को मजबूत बनाने का अज़्म करें। मुल्क भर में ईद उल फित्र अकीदत व एहतराम और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ईद उल फित्र की उन्होंने मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। ये दिन हर तरफ भाईचारे और हमदर्दी को मज़ीद फ़रोग़ दे। हर कोई खुश और सेहतमंद रहे। ईद मुबारक। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ईद उल फित्र के खुशी के मौके पर अपने तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद। ईद हमदर्दी, सखावत और बाहमी इत्तेहाद का त्यौहार है। यह हमें हमारे मुश्तरका इंसानियत में मौजूद ताकत और हमारी कसीरुल सकाफती माशरत की खूबसूरती की याद दिलाती है। दुआ है कि यह मुबारक मौका अमन, खुशहाली लाए और हम सबको अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मेहरबानी और खिदमत करने की तरगीब दे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मोहब्बत व उल्फत, मेल मिलाप और भाईचारे के त्यौहार ईद उल फित्र की आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि ये त्यौहार आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। मैं आप सब के लिए सुख, खुशहाली और अमन सलामती की ख्वाहिश करती हूँ। PDP के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। ईरान, लेबनान, फ़लस्तीन में मुश्किलात में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी इन्होंने दुआ की।
आज हमने सारे जो है इस वक्त आलमी इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब के जो रोज़े कबूल फरमाए। और इसके साथ हम अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ गो हैं कि जो इस वक्त इस्लामी ममालिक मुस्लिम उम्मा इसको जो मुश्किलात में है, चाहे वो लेबनान हो, फ़लस्तीन हो, ख़ासकर ईरान हो, उनकी मुश्किलें आसान करे। और यहाँ भी लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त उन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है, जितना हो सके इस वक्त हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर से ईरान की। और साथ ही मुझे बड़ा दुख हुआ जो मैंने यहाँ खुतबा सुना उससे पहले जो दुआ की गई, हालांकि दुआ जो होनी चाहिए थी वो जम्मू कश्मीर के उम्मा के लिए होनी चाहिए थी। पूरे दुनिया में जो हमारे मुस्लिम उम्मा है, ख़ासकर फ़लस्तीन, लेबनान, ईरान के लिए दुआ होनी चाहिए थी। मगर यहाँ मुझे समझ नहीं है, यहाँ तो एक मखसूस लोगों के लिए दुआ की जाती है। तो जो मुझे लगता है ये जगह बहुत ही हज़रत बल हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है। यहाँ सारे लोग आते हैं अपनी तकलीफ़ें लेके और अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए। मगर इस जगह पे बजाय इसलिए इसके कि हम मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करें, किसी मखसूस पार्टी के शख्सियतों के लिए दुआ करते, मुझे लगता है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं। हैदराबाद में ईद उल फित्र अक़ीदत व एहतराम और खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह मीर आलम पर फर्जंदान तौहीद ने खुशो खुजू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की। ईदगाह में मजहबी अक़ीदत और भाईचारे का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। इस मौके पर सदर AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मैं अपनी जानिब से हैदराबाद की आवाम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने जो रमज़ान में जो पूरे रोज़े अदा करने की तौफीक दी, अल्लाह उसको कबूल करे। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। फर्जंदान तौहीद ने खुशो खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे भाईचारे और मोहब्बत की खूबसूरती रिवायत को फ़रोग मिला। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हुए खित्ते में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से इलाकाई इस्तेहकाम को ख़तरा है और आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ता है। इन्होंने समंदरों की आज़ादी को बरकरार रखने और जहाज़रानी के रास्तों को खुला और महफूज रखने की अहमियत का भी अदा किया। एक्स पर एक पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने ईरान के सदर से बात की और इन्हें ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ने उम्मीद जाहिर की कि त्यौहार का यह मौसम मगरबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि खित्ते में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की गई जो इलाकाई इस्तेहकाम को ख़तरा और आलमी सप्लाई चेन को मुतासर करते हैं। पीएम मोदी ने ईरान में हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ईरानी हुकूमत की मुसलसल हिमायत की भी तारीफ़ की। वाज़ रहे कि 28 फरवरी को शुरू होने वाले तनाज़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ईरानी सदर के दरमियान ये दूसरी फ़ोन पर बातचीत थी। 12 मार्च को सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ईरान की मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह किया था और खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर अपने नुक्ते नज़र से आगाह किया था। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कमज़ोर होते रुपए और ईंधन की कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई से यकीनी है कि हर जेब पर असर पड़ेगा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपया रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर आ गया है। राहुल गांधी ने कमज़ोर होते रुपये की मुसलसल गिरावट पर तशवीश का इजहार किया। मगरबी एशिया में आलमी ताकतों के दरमियान तसादुम से पैदा होने वाले तनाव की वजह से महंगाई के बारे में खबरदार करते हुए राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक तफसीली पोस्ट लिखी। इन्होंने कहा कि हुकूमत ये दावा कर सकती है कि हालात मामूल पर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सनअत में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों का हवाला देते हुए इन्होंने लिखा कि यह सिर्फ आदादो शुमार नहीं है बल्कि आने वाली महंगाई के वाज़े आसार हैं। राहुल गांधी ने इंतखाबात के बाद पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इन्होंने आने वाले दिनों में कीमतों में इजाफे का जिक्र करते हुए लिखा कि पैदावार और नकलो हमल महंगी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा माइक्रो
छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे मुतासिर होंगे। इसके अलावा रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि इसका हर ख़ानदान की जेब पर बराह रास्त और गहरा असर यकीनी है। इन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत के पास ना कोई समत है और ना ही कोई हिकमत अमली है, बल्कि सिर्फ बयानबाजी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ते को कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने मरकजी हुकूमत पर SIR के जरिए लोगों से वोट देने का हक छीनने का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा दखल अंदाजी करने वाला करार दिया। ममता बनर्जी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात को जमहूरी हुकूक और बंगाल की तकसीरी समाजी ताने बाने के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट पर नजरसानी की मुहिम जानबूझकर हकीकी वोटरों के नामों को हटा रही है, खासकर अक़लियती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वालों के वोट काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि हम मोदी और BJP को आपके वोट का हक नहीं छीनने देंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे। मैंने इसको चैलेंज करने के लिए कोलकाता से दिल्ली तक अदालतों से रुजू किया है। PM मोदी के गैर मुल्की दौरों पर तंज करते हुए इन्होंने कहा कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ के लीडरों से हाथ मिलाते हैं और दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप हिंदुस्तान वापस आते हैं हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है और लोगों को दरअंदाज कहा जाता है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं, हमारा देश को आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ द वर्ल्ड। Let this message go to the world for peace, fraternity and friendship. आप जो दुबई में जाके, दुबई लोग हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जो उधर में जाके पूरा दस्ती मिलाता है, गला मिलाता है, तो आपका असर नहीं पड़ता है। वो हिंदू या मुसलमान है और इंडिया आके आप भूल जाता है। आप बोलते हैं इसको नाम काट दो, उसको नाम काट दो, ये सब इन्फिल्ट्रेटर है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर है, आपका सरकार है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने आलमी तनाज़े के बशमूल मुख्तलिफ उमूर पर अपना रद्दमल जाहिर किया। इमरान मसूद ने अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया टूटने के दर पर पहुंच चुकी है। इमरान मसूद ने कहा कि इन्होंने हज़ारों लोगों को मार दिया, मासूम बच्चों की जान ले ली और अब वो चाहते हैं कि इनके गुनाहों में हर कोई इनका साथ दे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने दीगर उमूर पर भी अपना रद्दमल जाहिर किया। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है। हजारों लोग आपने मार दिए, बेगुनाह बच्चे मार दिए, आपके गुनाहों में साथ दें। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने जबरदस्ती हमारी सरकार को कंट्रोल किया, प्रेसिडेंट रूल कर रहा है, फिर भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ेंगे वो कामयाब होते हैं। ये बात तो सही है, जो लड़ता है वही कामयाब होता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने आलमी तेल की सप्लाई और कीमतों पर जारी मगरबी एशिया के बहरान के शदीद असरात को उजागर करते हुए तनाज़े को ख़त्म करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। थरूर ने कहा कि जंग की वजह से तेल की सप्लाई, तेल की पैदावार और तेल की बरामदात मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इन्होंने कहा कि हमें कीमतें कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। रूसी तेल और ईरानी तेल पर अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं ताकि लोग इसे ख़रीद सकें और इस तरह कीमतें नीचे जाएँ। ताहम इसके बावजूद जंग की वजह से वहाँ तेल की मिक़दार बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, इसलिए अब भी तेल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। No, look, this is a genuine issue that's going on because of the war. Oil supplies are affected, oil production is affected, oil exports are affected. The result is prices are going up. You may remember when the war started on 28th February, crude oil was $65 a barrel. Today, it is around $120 a barrel. So we have to do everything possible to reduce prices. This is why the American sanctions on Russian oil, the American sanctions on Iranian oil have been waived so that people can buy that and thereby prices go down. Law of supply and demand. If you are able to buy all that oil, then the quantity of supply goes up. Even then, because of the war, the normal amount of oil in the market is not there.
So it is still a very serious issue. But frankly, you already know that yesterday our prices at petrol pump went up by 260 a litre. 209 a litre, but I mean, it varies from state to state also. We are facing a crisis everywhere, not just India, the entire region and beyond. And when oil prices go up, the whole world is affected. Businesses are affected, factories are affected, everything is affected. So I think it's very important that we, as one of the world's largest consumers of oil, that we will be purchasing wherever we can. No, but 2 tankers will give you 1 day's supply, 1.5 days supply. You see, India... सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ दिन पहले इस मुल्क के कुछ दानिश्वरों ने कहा कि हमारे सफारतकारी और खारजा उमूर की पॉलिसी खामोशी बरकरार रखने में दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए खामोश रहना ही सही तरीका है। ताहम मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है? कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें कुछ भी कहने से पहले पुराने ताल्लुकात पर भी गौर करना चाहिए। लेकिन मैं इन बुद्धिजीवियों से 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं, बट उससे पहले इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे देश में जो लिबरल लोग हैं ना, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, उनको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे लगे कि हम किसी एक देश के पक्ष में बात कर रहे हैं। और हमें अमेरिका और इजराइल को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये जो लिबरल्स हैं ना, ये गलत सलाह देते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये चुप्पी तो चुप्पी है नहीं कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप इजराइल और अमेरिका के साथ हो। जब एक देश का नेता आयतुल्लाह अली खमोनी को मारा गया और आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप चुप रहे, तो आपने साफ कह दिया कि हम इनके साथ नहीं हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने AIADMK जनरल सेक्रेटरी पलानीस्वामी के दिल्ली दौरे पर अपना रद्दमल जाहिर किया। चिदम्बरम ने कहा कि वाज़ेह है कि बीजेपी इत्तेहाद के हकीकी रहनुमा है, जबकि AIADMK महज एक बराए नाम सरबराह के तौर पर शामिल है। चिदम्बरम ने कहा कि तमिलनाडु के आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस DMK इत्तेहाद एक मरतबा फिर हुकूमत बनाएगी। வெறுதே தெரியுதுல்ல, அந்த கூட்டணிக்கு உண்மையான தலைவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி, அந்த ஒப்புக்காக முன்வைக்கிற தலைவர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம். பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியில मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने आज एक तकरीब के दौरान बदलते हुए मौसम और गर्मी को लेकर अपनी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अगर हम गर्मी की शिद्दत पर काबू नहीं रखते तो ये एक डरावने ख्वाब की तरह हो जाएगा और लोग सोच सकते हैं कि अगर गर्मी बढ़ती रही तो क्या होगा। इन्होंने कहा कि हमें वक्त पर बेदार होना चाहिए और इन मसाइल पर काबू पाने के लिए फैसला कुन इक़दाम करना नहायत ज़रूरी है। इंसेंट्री को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, काबू नहीं करेंगे, तो बहुत ही एक जिसको दुस्वप्न, बुरा सपना देखने लायक होगा कि बहुत गर्मी बढ़ गई तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए समय पर इसको चेताना और इन चीजों को कैसे हम काबू पा सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई निर्णायक कार्रवाई करने का अब समय आ गया है। आज वैश्विक विमर्श इस बात पर है कि ये कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, इसका कोई विषय नहीं है। करनी तो है, कैसे करनी है, कितना जल्दी करनी है, कौन सा मेथड होगा करने का, ये हमको विचार करना है। तो इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जो विभिन्न उपाय हैं उसके हिसाब से हम एमिशन को कम करें, इसकी क्षमता ये हमारी बढ़ रही है, हमको बढ़ानी है। भारत की क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, इसको और क्लाइमेट जस्टिस के हिसाब से इसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी क्लाइमेट चेंज के निपटने के कई महत्वपूर्ण पहलू पहले ये बताई हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर ने मथुरा वाक़े पर अपना रद्दमल जाहिर किया। तारिक अनवर ने कहा कि हमारे मुल्क में कानून है और पुलिस है, अदालत है, इसलिए अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसे कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर पूरे शहर, पूरी आबादी को तकलीफ देना ठीक नहीं है। कांग्रेस लीडर ने नेटो को लेकर अमरीकी सदर के रवैये पर भी तनकीद की। देखिए, गलत है। हमारे देश में कानून है, पुलिस है, अदालत है,
उसके अगर किसी ने ऐसी हरकत की है, किसी ने अगर किसी की हत्या की है तो उसको जो कानून के अंतर्गत सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी पूरे शहर को या पूरे आबादी को परेशान करना उचित नहीं है। देखिए, ट्रम्प साहब को सेटबैक हुआ है। पहली बार नाटो के देशों ने उनका साथ देने में जो वो जिस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं, उस दादागिरी में लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनको उनके खिलाफ वो स्टैंड ले रहे हैं या बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि नाटो के देशों ने सही फैसला लिया है। देखिए, ऐसा है कि प्रियंका जी क्या कर सकती है। अगर कोई तय कर ले, कोई मन बना ले कि हमको पार्टी छोड़ना है और कोई किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी पार्टी के साथ, तो वो तो उनका एक तरह से माइंड सेट है। तो कोई भी बड़े से बड़ा नेता भी जाएगा तो क्या कर सकता है। देखिए, ये पूरी फिल्म प्रोपेगेंडा पर आधारित है। एक तरफ है जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसके खिलाफ नफरत घेरना पैदा करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ पे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई करने की कोशिश है। आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि मैं मानता हूं कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात में बीजेपी ने अलामती तशद्दुद शुरू कर दिया और इलेक्शन कमीशन के इक़दामात भी शक के दायरे में हैं। मनोज झा ने कहा कि दफ़ा 356 के नफाज के बगैर ये बराह रास्त कब्जे के मुतरादिफ है, यानी वज़ीर आला और रियासती इंतज़ामिया को मौसर तरीके से साइड लाइन किया गया है। आरजेडी लीडर ने कहा कि वहाँ जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो गैर कानूनी है। मेरा मानना है कि बंगाल चुनाव में शाब्दिक हिंसा की शुरुआत बीजेपी ने ऐसे कर दी और ऊपर से चुनाव आयोग की जो पहलकदमियां रही हैं वो संदिग्धता के घेरे में है। और अगर आपको याद हो तो कल आपसे बातचीत के क्रम में मैंने कहा था कि ये बिना आर्टिकल 356 के प्रमलगेशन के इट्स ए डायरेक्ट टेक ओवर। मतलब आप वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के प्रशासन को गौण कर दिया आपने, और जिस स्केल पे आपने तब्दीलियां की हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को तिजारती LPG के इजाफी 20% मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है। इससे कुल मुख्तस रकम 50% हो जाती है। मुल्क की पैदावार में बेहतरी की वजह से हालात मामूल पर आ रहे हैं। मगरबी एशिया में 3 हफ्तों से जारी जंग की वजह से हिंदुस्तान की तवानाई की सप्लाई में खलल पड़ा था। तिजारती इदारों को LPG की सप्लाई इब्तदाई तौर पर जंग की वजह से बंद कर दी गई थी। ये कदम घरेलू किचन को तरजीह देने के लिए उठाया गया था, जिसके बाद इनकी सप्लाई का 5वां हिस्सा बहाल कर दिया गया था। हुकूमत ने रियासतों को 10% इजाफी सप्लाई की पेशकश की। हफ्ते के रोज़ हुकूमत ने रेस्टोरेंट, होटलों, सनती कैंटीनों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कम्युनिटी किचन और सब्सिडी वाले फूड आउटलेट्स की सप्लाई में 20% इजाफे का ऐलान किया। हुकूमत ने महाजिर मजदूरों को LPG के साथ मदद का भी यकीन दिलाया। हुकूमत ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की इजाफी रकम का इन्हिसार तेल कंपनियों के साथ रजिस्टर होने वाले तिजारती इदारों और पाइप कुदरती गैस कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देने पर होगा। एक सरकारी बयान में यह भी कहा गया कि घरेलू LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और फिलहाल कोई कमी नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो फौजी कार्रवाइयों के अपने मकसद को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इसलिए मशरिक़ वस्ता में फौजी कोशिशों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमलों में बगदाद के एक आला दर्जे के रिहायशी इलाके में सिक्योरिटी सर्विसेज की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले में इराक के इंटेलिजेंस सर्विसेज से मुंसलिक इमारत को बराह रास्त निशाना बनाया गया। इस वाक़े ने मशरिक़ वस्ता में तनाव बढ़ा दिया और इसमें अमरीकी मुशीर भी शामिल हो सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक एक ड्रोन ने मौसलाती इमारत को निशाना बनाया, जबकि दूसरा इराक के अशराफिया और गैर मुल्की सिफारतकारों में मकबूल निजी स्पोर्ट्स क्लब से टकराया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने बहरे हिंद में डियागो गार्सिया में अमरीकी और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी मिसाइल ने हदफ को निशाना नहीं बनाया, जो कि ईरानी सरजमीन से तकरीबन 2500 मील के फासले पर है। लेकिन लॉन्च से पता चलता है कि तेहरान के पास पहले की सोच से ज़्यादा लंबी रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।